दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो ये मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और कल जो मैंने स्टोरी की थी जिसका टाइटल था ईगो, ये उसी का सेकंड पार्ट है। और आज इस पार्ट में ये जो स्टोरी है वो पूरी हो जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो कहानी को पूरी अच्छे से समझने के लिए आप एक बार इसका जो पिछला वीडियो है उस पार्ट को आप ज़रूर देखें। और कहानी का जो टाइटल है वो है ईगो, तो आप उसे एक बार देख लें ताकि आप आगे से इसको समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज के वीडियो में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो नोट करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हम इसको यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हमें इसको यहाँ से पढ़ना है। चलिए। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द नेम ऑफ द गोल्ड कॉइन विनर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम अफर्मेटिव में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ऐलान करना। सेकंड फॉर्म अनाउंस्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द नेम ऑफ द गोल्ड कॉइन विनर, मतलब कि प्रिंसिपल ने गोल्ड कॉइन विनर मतलब कि सोने के सिक्के के विजेता का नाम की घोषणा की। इट वॉज नॉट अमन, ये अमन मतलब कि वो अमन नहीं था। सम अदर स्टूडेंट, कोई दूसरा स्टूडेंट था, कोई दूसरा विद्यार्थी था। ही क्लोज्ड हिज फिस्ट टाइट एंड ग्रिट हिज टीथ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लोज का मतलब बंद करना, सेकंड फॉर्म क्लोज्ड, और फिस्ट का मतलब मुट्ठी। ही क्लोज्ड हिज फिस्ट टाइट, उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया। एंड ग्रिट हिज टीथ, ग्रिट का मतलब पीसना, ग्रिट हिज टीथ, और उसने अपने दांतों को पीसा। थ्रू हिज टीयर्स ही सॉ सम अदर स्टूडेंट रिसीविंग द गोल्ड कॉइन। क्या अर्थ हुआ? थ्रू का मतलब था माध्यम से, थ्रू हिज टीयर्स मतलब अपने आंसुओं के माध्यम से, आंसुओं के बीच से। ही सो, उसने देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सो, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। उसने अपने आंसुओं के बीच में से देखा। क्या देखा? ही सो सम अदर स्टूडेंट रिसीविंग द गोल्ड कॉइन, मतलब उसने अपने आंसुओं के बीच में से किसी और दूसरे विद्यार्थी को गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का रिसीव करते हुए मतलब मिलते हुए देखा। अमन क्रिटिसाइज द डिसीजन ओपनली। दोस्तों, क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की आलोचना करना। आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, CRITICIZ, क्रिटिसाइज। और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। डिसीजन का मतलब निर्णय, फैसला। अमन क्रिटिसाइज द डिसीजन ओपनली, मतलब अमन ने निर्णय का, इस फैसले का, ओपनली मतलब खुले तौर से इसकी आलोचना की। He declared to his friends that there was some foul play and that his story was the best. क्या अर्थ हुआ दोस्तों? डिक्लेयर का मतलब होता है कि चीज़ की घोषणा करना, उसके अलावा कोई किसी को कुछ बताने को भी डिक्लेयर कहा जाता है। कोई रहस्य खोलना उसे भी कहते हैं, कुछ चीज़ जाहिर करना उसे डिक्लेयर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिक्लेयर टू हिज फ्रेंड्स, मतलब उसने अपने दोस्तों को बताया दैट देयर वॉज सम फॉल प्ले। फॉल प्ले मतलब बेईमानी, कि वहाँ कोई बेईमानी हुई थी। एंड दैट हिज स्टोरी वॉज द बेस्ट, और जो उसकी कहानी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी। हिज फ्रेंड्स अग्रीड, अग्री मतलब राज़ी होना, सहमत होना। हिज फ्रेंड्स अग्रीड, जो उसके दोस्त थे वो सहमत हो गए, क्योंकि बिकॉज दे हैड होप्ड देयर फ्रेंड अमन टू विन। और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। होप का मतलब उम्मीद करना, आशा करना, और हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हिज फ्रेंड अग्रीड, जो उसके दोस्त थे वो सहमत हो गए, क्योंकि दे हैड होप्ड, क्योंकि उन्होंने आशा की थी, अपेक्षा की थी। देयर फ्रेंड अमन टू विन, उन्होंने अपेक्षा की थी कि जो उनका दोस्त अमन है वो जीते। एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। अमन वेंट होम एंड ले डिजेक्टेड इन हिज बेड, जो अमन था वो घर गया, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, घर गया। एंड ले, और वो लेट गया। डिजेक्टेड का मतलब होता है खिन्न होना, निराश होना, और वो निराश होकर अपने बेड पर लेट गया। चलिए आगे देखिए।
द मदर हैड सीन हिम कमिंग, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, सी मतलब देखना, थर्ड फॉर्म सीन, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। द मदर हैड सीन हिम कमिंग मतलब माँ ने उसे आता हुआ देख लिया था। शी केम टू हिज रूम एंड सेड, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, शी केम टू हिज रूम मतलब वह उसके कमरे में आई, एंड सेड और कहा, सो इसलिए, सो यू डिड नॉट विन द प्राइज तो आपने इनाम नहीं जीता। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। विन का मतलब जीतना, तो उन्होंने क्या कहा, सो यू डिड नॉट विन द प्राइज तो आपने प्राइज मतलब कि इनाम नहीं जीता। आई ऑलरेडी न्यू दैट द प्राइज वुड गो टू सम अदर बॉय। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। नो मतलब जानना, सेकंड फॉर्म न्यू, ऑलरेडी मतलब पहले ही, आई ऑलरेडी न्यू मतलब मुझे पहले से ही पता था, मैं पहले ही जानती थी, दैट द प्राइज वुड गो टू सम अदर बॉय कि जो प्राइज़ है, जो इनाम है वो किसी और लड़के के पास जाएगा। चलिए आगे देखिए। द स्टेटमेंट ऑफ हिज मदर सरप्राइज अमन। स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह की गवाही, कोई कथन, उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। और दोस्तों सरप्राइज का मतलब हैरान करना, सेकंड हम सरप्राइज्ड। द स्टेटमेंट ऑफ हिज मदर सरप्राइज अमन मतलब कि जो माँ का ये जो कथन था, जो उनका कहना था, उसने अमन को हैरान कर दिया। ही कुड नॉट होल्ड हिज टीयर्स बैक। और दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएगा, तो वहाँ कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट की किसी भी एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। यदि नेगेटिव हो तो कुड के साथ नॉट भी लगाया जाता है। और होल्ड का मतलब रोकना, तो क्या रोकना, पकड़ना। ही कुड नॉट होल्ड हिज टीयर्स बैक मतलब वह अपने आंसुओं को नहीं रोक सका। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक सेंटेंस देता हूँ, आप उसे यदि आप कुड का प्रयोग करना सीख गए तो आप उसे एक वाक्य को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आप उन वाक्यों को नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है मैं नहीं दौड़ सका। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं नहीं दौड़ सका। अगला सेंटेंस है वह मोहन से नहीं मिल सका। आई रिपीट द सेंटेंस, वह मोहन से नहीं मिल सका। तो दोस्तों मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, दोनों ही कुड का यूज़ करके आपको बनाना है और आप इन्हें कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। ही वेप्ट एंड वेल्ड। वेल का मतलब विलाप करना, आप इसे नोट कर लीजिए, WAIL, सेकंड फॉर्म वेल्ड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और वीप मतलब रोना, सेकंड फॉर्म वेप्ट, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए दोनों बार सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ही वेप्ट एंड वेल्ड मतलब वह रोया और उसने विलाप किया। मम्मी, इट इज़ नॉट फेयर, ये उचित नहीं है। देयर वॉज सम फाउल प्ले, वहाँ कोई बेईमानी हुई थी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है फाउल प्ले। तो उसने क्या कहा कि मम्मी वहाँ कोई बेईमानी हुई थी। आई डिज़र्व द प्राइज़ मतलब मैं, डिज़र्व करने का मतलब होता है कि किसी के लायक होना। आई डिज़र्व द प्राइज़ मतलब मैं इनाम के लायक था, मतलब मैं इनाम के योग्य था। द जजेस गेव इट टू समवन एल्स। जज का मतलब जो न्याय करने वाले, उन्हें जज कहा जाता है, जिसे ज्यूरी भी कहते हैं, जो लोग फैसला लेते हैं। तो उसने क्या कहा, द जजेस गेव इट टू समवन एल्स फॉर सम रीज़न, कि जो जजेस हैं उन्होंने उसे दे दिया, टू समवन एल्स किसी और को, फॉर सम रीज़न किसी कारण की वजह से उन्होंने वो किसी और को दे दिया। आगे देखिए। नो अमन, नहीं अमन। द जजेस हैव डन नो इनजस्टिस टू यू। दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, डू मतलब करना, थर्ड फॉर्म डन, और जब हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इस तरह का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इनजस्टिस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है ना इंसाफ़ी या फिर अन्याय। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, नहीं अमन। द जजेस हैव डन नो जस्टिस टू यू मतलब कि जो जजेस हैं, जज हैं, उन्होंने आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं किया है। देयर डिसीजन इज़ करेक्ट, जो उनका, देयर मतलब उनका, उनकी, उनके, देयर, और देयर का यूज़ जब किया जाता है जब कोई वस्तु या कोई भी चीज़ एक से अधिक लोगों से संबंधित होती है, तो पॉजिटिव केस में देयर का यूज़ किया जाएगा। अच्छा एक और देयर होता है THERE, उस देयर का मतलब होता है वहाँ। तो और ये जो देयर है इसकी स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए, THEIR, जबकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों की ही एक है। चलिए तो क्या मतलब हुआ, देयर डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय या फैसला, देयर डिसीजन इज़ करेक्ट मतलब जो उनका निर्णय है, फैसला है, वो ठीक है। यू आर योर सेल्फ टू ब्लेम, ब्लेम मतलब दोष देना, आपको खुद को ब्लेम करना चाहिए, दोष देना चाहिए। द ऑर्गेनाइजर्स हैड गिवन यू अ मंथ्स टाइम,
बट यू वेस्टेड इट डूइंग नथिंग, क्या अर्थ हुआ। और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, गिव मतलब देना, थर्ड फॉर्म गिवन, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो उन्होंने क्या कहा, द ऑर्गेनाइजर्स हैड गिवन यू अ मंथ्स टाइम, मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स थे। और दोस्तों ऑर्गेनाइजर का मतलब मैं समझा देता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करता है उसे ऑर्गेनाइजर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है आयोजन करता। तो आप चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसकी मम्मी ने क्या बताया कि जो आयोजन करता है, हैड गिवन यू अ मंथ्स टाइम, उन्होंने आपको 1 महीने का समय दिया था, बट यू वेस्टेड इट, लेकिन आपने उसे वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। डूइंग नथिंग मतलब आपने उसे कुछ भी ना करके उसको व्यर्थ कर दिया। यू वर ओवर कॉन्फिडेंट, यू वर ओवर कॉन्फिडेंट मतलब आप अति उत्साही थे। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अति आत्मविश्वासी, जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाए किसी चीज़ पे, उसे ओवर कॉन्फिडेंट कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, यू वर ओवर कॉन्फिडेंट मतलब आप अति विश्वासी थे। यू सैट डाउन टू राइट ऑन द लास्ट नाइट, सिट मतलब बैठना, सेकंड फ्रॉम सैट, यू सैट डाउन आप बैठे, टू राइट लिखने के लिए, ऑन द लास्ट नाइट मतलब कि आखिरी रात को, एंड कुड नॉट फिनिश इट वेल, और आप इसे फिनिश नहीं कर सके, मतलब कि ख़त्म नहीं कर सके, इट वेल अच्छे से उसको ख़त्म नहीं कर सके। रिमेंबर याद रखना, इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग इन अ फ्यू आवर्स, यदि आप कोशिश करते हो टू डू समथिंग कुछ करने की, इन अ फ्यू आवर्स कुछ घंटों में, दैट रिक्वायर्ड अ मंथ जिसके अंदर 1 महीने का समय लगता हो, दैट रिक्वायर्ड ए मंथ मतलब जिसमें 1 महीने लगता हो, यू विल सफ़र मतलब आपको हानि उठानी होगी। और दोस्तों यहाँ पे 1-2 चीज़ें बताने वाली, तो मैं समझता हूँ आप उसे नोट कर लीजिए। रिक्वायर्ड को यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है आवश्यक, ज़रूरी। तो इस लाइन का यहाँ पे आपको क्या मतलब निकालना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि रिमेंबर याद रखना, इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग इन अ फ्यू आवर्स, यदि आप कुछ करने की कोशिश करते हो कुछ घंटों में, दैट रिक्वायर्ड ए मंथ मतलब जिसके अंदर 1 महीने की ज़रूरत होती है, यू विल सफ़र आपको नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, उनका मतलब क्या था कि यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसको करने में 1 महीने का समय लगता है, लेकिन आप वो चीज़ कुछ ही घंटों में करने की कोशिश करोगे, तो इसमें आपको नुकसान उठाना होगा। यू जस्ट नो आप बस जानते हो, अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में। यू डोंट नो हाउ मैनी अदर बॉयज़ आर वर्किंग, आप नहीं जानते हाउ मैनी अदर बॉयज़ आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव देयर टैलेंट। तो उन्होंने क्या कहा कि यू डोंट नो आप नहीं जानते, हाउ मेनी अदर बॉयज़ की कितने सारे लड़के, आर वर्किंग हार्ड मेहनत कर रहे हैं, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, मेहनत कर रहे हैं, टू इम्प्रूव देयर टैलेंट अपनी प्रतिभा को सुधारने के लिए। वन ऑफ दैम टुक द प्राइज़, और जो उनमें से एक था टुक द प्राइज़, वो इनाम को ले गया। चलिए आगे देखिए, और टेक मतलब लेना, ले जाना, सेकंड फ्रॉम टुक। अमन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, बोध होना, पता चलना, सेकंड फॉर्म होती है रियलाइज्ड। अमन रियलाइज हिज मिस्टेक, हिज मतलब अपनी, अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, बट आर्ग्यूड लेकिन उसने आर्ग्यू किया, आर्ग्यू का मतलब किसी बारे में बहस करना। बट मम्मी यू हैड एडमायर्ड माई स्टोरी ग्रेटली आफ्टर रीडिंग इट देन, तो उसने क्या कहा, यू हैड एडमायर्ड, और एडमायर का मतलब तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, और ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसने क्या कहा, अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने बहस की। मम्मी यू हैड एडमायर्ड माई स्टोरी ग्रेटली, आपने मेरी स्टोरी की बहुत ज़्यादा, ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी, आफ्टर रीडिंग इट इसको पढ़ने के बाद, देन फिर क्या, यस हाँ, योर स्टोरी वॉज गुड, आपकी जो कहानी है वो अच्छी थी, इट वॉज ओनली गुड ये सिर्फ अच्छी थी, बट नॉट द बेस्ट लेकिन सबसे अच्छी नहीं थी। टू सक्सीड, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, SUCCEED, सक्सीड मतलब सफल होना, और ये एक वर्ब है। आपने ज़्यादातर सक्सेस वर्ड का यूज़ सुना होगा, लेकिन जो सक्सेस है वो एक नाउन है, तो आप उसको नाउन के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं जिसका अर्थ होता है सफलता, लेकिन जब आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो सक्सीड का यूज़ आपको करना होगा। तो उन्होंने क्या कहा, टू सक्सीड मतलब कि सफल होने के लिए यू मस्ट लर्न, आपको अवश्य ही सीखना होगा, टू वर्क हार्ड मेहनत करना सीखना होगा, एंड इम्प्रूव और सुधार करना। डोंट डेवलप ओवरसाइज ईगो, उन्होंने क्या कहा कि ओवरसाइज मतलब जो बड़ी ईगो है, अहंकार है, घमंड है, उसको विकसित मत करो। फॉल्स प्राइड, झूठा जो प्राइड है, अहंकार है, लीड्स टू वंस फॉल, वो पतन की ओर ले जाता है। फॉल मतलब पतन, तो उन्होंने क्या कहा, फॉल्स प्राइड लीड्स टू वंस फॉल्स मतलब जो झूठा अहंकार है, घमंड है, वो पतन की ओर ले जाता है।
देयर कैन ऑलवेज बी वन बेटर देन यू, और हमेशा ही कोई आपसे अच्छा हो सकता है। एंड लुक, और देखो, यू हैव नॉट रीड द स्टोरी, और आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा है, दैट हैज़ वन द प्राइज, जिसने इनाम जीता है। तो उसकी माने भी ये भी बताया कि जो घमंड है व्यक्ति का वो उसे पतन की ओर ले जाता है। और आप देखो हमेशा ही आपसे कोई ना कोई अच्छा होता है। एंड यू हैव नॉट रीड द स्टोरी दैट यू हैव वन द प्राइज, मतलब आपने उस कहानी को भी नहीं पढ़ा है जिसने इनाम जीता है। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, दैट योर स्टोरी इज़ बेटर, कि जो आपकी कहानी वो अच्छी है, देन दैट स्टोरी, उस स्टोरी की तुलना में। इट प्रूव्स, और प्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को साबित करना। इट प्रूव्स, ये साबित करता है, हाउ योर ईगो इज़ मेकिंग यू अ बॉय, आपकी जो ईगो है, जो अहंकार है, वो आपको बना रहा है अब एक ऐसा लड़का हु कैन नॉट लुक बियॉन्ड हिज ऑन नोज, जो अपनी मतलब कि, और दोस्तों ये जो है ये एक फ्रेज़ है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी ईगो है, अहंकार है, वो आपको ऐसा लड़का बना रहा है, ईगो इज़ मेकिंग यू अ बॉय हु कैन नॉट लुक बियॉन्ड हिज ऑन नोज, जो मतलब अपने अलावा किसी और को नहीं देख सकता है। द वर्ड्स ऑफ द मदर मेड हिम रियलाइज, जो शब्द थे माँ के, मेड हिम रियलाइज, उसने उसे एहसास करवाया, हिज मिस जजमेंट, उसकी जो गलत फहमी थी उसको एहसास करवाया। ही फेल्ट कंसोल्ड, उसको सांत्वना महसूस हुई, मतलब उसको दिलासा महसूस हुआ। ही प्रोमिस्ड, प्रोमिस का मतलब वादा करना, सेकंड में प्रोमिस्ड, ही प्रोमिस्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से वादा किया, दैट इन फ्यूचर, भविष्य में, ही विल पुट ऑल हिज एफर्ट्स, कि वो अपने पूरे मतलब जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, वो डालेगा इन हिज वर्क, अपने काम में, इन टाइम, समय पर। एंड नेवर टू अंडर एस्टिमेट अदर्स, और वो कभी भी दूसरों को कम आकलन नहीं करेगा। और दोस्तों अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी का कम आंकना, किसी को कम, अपने से कम समझना, किसी का कम आकलन करना। तो उसने आगे क्या कहा, एंड नेवर टू अंडर एस्टिमेट अदर्स, और वो दूसरे को कभी भी कम नहीं आकलन करेगा। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी, और ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट था। और यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे कहानी पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसा कहानी के अंदर था व्यक्ति की, या पूरी कहानी सुनने के बाद जैसा हमने मॉरल देखा कि जो उस बच्चे की माँ ने उसको समझाया, कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सार्थक है। क्योंकि जो ईगो है वो व्यक्ति को पतन की ओर ही ले जाती है। क्योंकि जब हमारे में ईगो आती है तो फिर हम कुछ भी, हमें लगता है कि हम ही सही हैं और जो बाकी लोग हैं वो हमारी तुलना में ठीक नहीं है, और ये जो चीज़ है व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है, सीखने नहीं देती है। तो हमें हमेशा ही अहंकार को अपने से दूर रखना चाहिए सफल होने के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज a story. If you really enjoyed the session and if you really want to admire my hard work and appreciate my hard work, do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed, and try to share this video with your friends. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.